हम डिवोटीज हैंड रेस कर सकते हैं बिफोर वी बिगिन। अगर भगवान को हंसाना हो तो कैसे हंसाएंगे? आपको लेट से भगवान मिल गए, हाउ टू मेक कृष्णा स्माइल? सुमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उनको उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनको हंसाना हरे है। कृष्णा प्रभु जी। We need to make him smile। प्रसन्न तो वो हो जाएंगे बट उनको हंसाना है। और हम सब लोग करते हैं। मैं चलो बता देता हूँ आंसर। बाय टेलिंग आवर प्लान्स टू कृष्णा। हम जो मन में प्लान्स बनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर हमने कृष्णा को बता दिया तो वो हंसने लग जाएंगे। कि इतने सारे प्लान्स हैं, होंगे पूरे नहीं होंगे पता नहीं। सो सो विद दिस, इसलिए हम बुक रीडिंग कर रहे हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली मेक कृष्णा स्माइल, नॉट बाय जस्ट इमेजिनरी प्लान्स। सो वी आर therefore we are reading Prabhupada books। सो लास्ट टाइम किसने रीड करा था, लाइक कल? प्रभु जी, आज ग्रुप में लिंक नहीं आया। आई थॉट मैं तो आई वाज वेटिंग। अच्छा, ग्रुप में लिंक नहीं आया। ओके, ज्वाइन तो सबने कर लिया बट मैं। पोस्ट कर देते हैं। ठीक है। सो लास्ट टाइम किसने रीड करा था? ठीक है, फिर रैंडमली देखते हैं, एक सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, शाम को। प्रभु जी, कुछ नए डिवोटीज जो आए थे उन्होंने रीड करे थे। अच्छा, ओके, जय। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, सो कोई नए डिवोटी हैं जिन्होंने एक बार भी रीड नहीं करा? इफ दे वांट टू रीड, हैंड रेस कर सकते हैं अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यह है संवाद। वी आर रीडिंग फॉर द न्यू डिवोटीज। हम एक प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जन जीवन का स्रोत जीवन। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। कि अगर जीवन आता है तो वो जीवन से ही आया है। कोई शक्ति ने ही बनाया है सारे जीवन को। कोई जो भी जीवन आया है अपने आप नहीं हुआ है। तो उसी के लिए हम ये बहुत साइंटिफिक बुक पर पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दूसरा प्रातः। दूसरा प्रातः। हरे कृष्णा। दूसरा प्रातः कालीन भ्रमण। यह संवाद सेवियर हेल्स पार्क, लॉस एंजल्स में 19 अप्रैल 1973 के दिन ध्वनि मुद्रित किया गया था। श्रील प्रभुपाद के साथ डॉक्टर सिंह, करंदर दास अधिकारी, ब्रह्मानंद स्वामी और अन्य अनुयायी गण हैं। लुप्त प्रवीणपाद। श्रील प्रभुपाद। यह भौतिक जगत तीन गुणों का मिश्रण है। तत्व, रजस और तमस, सत्यता, राशिभाव और अज्ञान, जो कि प्रत्येक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ये तीन गुण विभिन्न अनुपातों में सभी। प्रभु जी, ये आपने बहुत ये वाइड कर लिया तो ये मेरा मोबाइल। यस आप जूम आउट कर लो माता जी थोड़ा सा। यस यस। अनुपातों में सभी योनियों के जीवधारियों में विद्यमान है। उदाहरण के लिए
कुछ वृक्ष अच्छे फल उत्पन्न करते हैं, जबकि दूसरे वृक्ष मात्र जलाने की लकड़ी ही है। यह प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों के संसर्ग के कारण है। जानवरों में भी ये तीन गुण विद्यमान है। गाय सत्वगुण में संपन्न है, सिंह रजोगुण युक्त है और बंदर तामसी है। डार्विन के कथानुसार डार्विन के पिता बंदर है, हंसी ब्रैकेट में, उसने डार्विन से मूर्खतापूर्ण ढंग से यह सिद्धांत बनाया है। डॉक्टर सिंह, डार्विन ने कहा कि अस्तित्व कायम रखने के संघर्ष में कुछ योनियों के जीवधारियों का लोप हो जाता है। जो जीवित रहने में सक्षम है वे रहेंगे और जो जीवित रहने में सक्षम नहीं है वे लुप्त हो जाएंगे। इसलिए वह कहते हैं कि जीवित रहना और लुप्त होना दोनों समानांतर चलते हैं। श्रील प्रभुपाद, कुछ भी लुप्त नहीं हुआ, बंदर लुप्त नहीं हुआ है। डार्विन का निकटतम पुरखा बंदर अभी भी अस्तित्व में है। करंदर करंदर जी कहते, डार्विन ने कहा था कि संसार में निश्चय ही प्राकृतिक ढंग से चुनाव करना होगा, किंतु चुनाव का अर्थ है इच्छानुसार ग्रहण करना। अतएव कौन चुन रहा है? श्रील प्रभुपाद जी कहते, यह अवश्य ही एक पुरुष होगा जो कफद लोगों को जीवित रहने की अनुमति देता है और कुछ को मृत्यु की। ऐसा निर्णय देने वाला कोई अधिकार प्राप्त विवेकी अवश्य होगा। यह हमारा प्रथम कथन है। वह अधिकारी कौन है? इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। कृष्ण कहते हैं, मध्याध्यक्षण प्रकृति ही, अर्थात प्रकृति मेरी देख रेख में काम कर रही है। भगवत गीता चैप्टर 1 10वां श्लोक। डॉक्टर सिंह, डार्विन यह भी कहता है कि विभिन्न योनियां एक साथ नहीं रची गई, वरन उनका क्रमश विकास हुआ है। श्रील प्रभुपाद, तब विकासवाद की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, इस बारे में डार्विन की क्या व्याख्या है? करंदर, डार्विनवाद के आधुनिक प्रवक्ता कहते हैं कि प्रथम जीवधारी रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न हुआ है। श्रील प्रभुपाद, और मैं इन प्रवक्ताओं से कहता हूँ, यदि जीवन रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ और यदि आपका विज्ञान इतना उन्नत है तो आप लोग अपनी प्रयोगशालाओं में रासायनिक क्रियाओं से जीवन क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते हैं भविष्य में? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ना तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताई प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने स्टार्ट तो करा था हमारे 3 गुणों से, कि जितनी भी योनियां हैं हमारे पास 84 लाख योनियां सब 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण से। कोई सतोगुणी होते हैं, बहुत ज्यादा पीसफुल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। कुछ रजोगुणी होते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं। और कुछ तमोगुणी होते हैं, बहुत मायूस डिप्रेस्ड होते हैं। ये योन अलग अलग एनिमल्स में भी अलग अलग डिग्रीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में होते हैं, उनको अगर काटो तो उन्हें दर्द भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस में है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई व्यक्ति अगर इग्नोरेंस में चला जाए तो वो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, बिकॉज वो अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है। उसे दर्द से उसका मानसिक दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे शारीरिक दर्द अब उसके लिए बहुत छोटा है। पेड़ बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में होते हैं, एनिमल्स इग्नोरेंस और पैशन में होते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ बढ़ के सबसे ऊपर मनुष्य आता है। इसके बाद डार्विन ने कहा था कि फिटेस्ट थ्योरी दी थी। डार्विन ने फिटेस्ट थ्योरी, किसी को पता है वो फिटेस्ट थ्योरी क्या है? Yes, Prabhuji. Can I say? यस यस माता जी। It's a survival of fittest. कि जो सब में से बहुत होशियार होगा वो जीतेगा, और जो नहीं होगा वो इस दुनिया से चला जाएगा। अपने सर्वाइवल के लिए जो आपस में सब लड़ेंगे तो उसमें से जो सबसे स्ट्रांग होगा वो जीतेगा और वो सर्वाइव कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यस, तो डार्विन ने सब
एक तो ये फिटनेस थ्योरी से पहले डार्विन ने कहा था कि धीरे धीरे एक साथ स्पीसीज नहीं आई है, यानी कि सीधा No. मनुष्य नहीं आया है। Yes, from पहले single cell to यस, another, सिंगल सेल। starting from amoeba, then amphibians, and then after that, eight non-vertebrate, then vertebrate, and then human being. यस, माता जी ने 9th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। सो वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, देन मैमल्स तक, ये सब धीरे धीरे डार्विन के हिसाब से आए हैं, राइट? This is evolution theory, yes. दिस इज द एवोल्यूशन थ्योरी। और उसके साथ में कहा कि अब जो आए हैं बीच में कोई ऐसी स्पीसीज बनेगी जो भी फिट नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। Extinct, yes. तो दो चीज कही उन्होंने कि जैसे बंदर से इंसान बने, अगर बंदर फिटेस्ट नहीं है तो बंदर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो प्रपात जी पूछ रहे हैं कि बंदर तो अभी भी है। सबसे पहले तो प्रपात कह रहे हैं कि डार्विन के फादर बंदर होंगे, मेरे तो नहीं है। सबसे पहले तो ये डार्विन की अगर आप थीसिस पढ़ना चाहो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप पढ़ सकते हैं। उसमें मे बी प्रोबेबली यही ये वर्ड यूज हुए हैं। तो प्रपात जी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बंदर से आए हैं हम, तो प्रपात जी ने दो क्वेश्चन करे हैं। बंदर भी हमें हमारे सामने है, ऐसा तो नहीं है कि बंदर चले गए, इंसान ही है सिर्फ। और अगर हम बंदर से आए हैं और बंदर अभी है, इंसान भी है, तो उसके बीच में भी कोई होगा ना जो हमें दिखना चाहिए आजकल, कोई ऐसा व्यक्ति भी दिखना चाहिए, ऐसी स्पीसीज। ओके, तो ऐसी स्पीसीज भी दिखनी चाहिए ना जो ना कि पूरी तौर से बंदर है और ना ही कोई इंसान है, उसके बीच में है। बंदर है, इंसान है, बट बीच वाला भी होना चाहिए। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि बीच वाले कहाँ हैं। फिर उसके बाद करंदर कह रहे हैं कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है, अपने आप। नेचुरल मतलब अपने आप। अपने आप कुछ होता है? जितनी भी घर में गृहिणियां हैं, अगर उनके प्रभु जी घर में आए और कहें कि अपने आप घर बहुत साफ है आज, कितना गुस्सा आएगा आपको कि पूरे दिन लग के साफ करा है और आपने बोल दिया अपने आप घर बहुत साफ है। तो करंदर कह रहे हैं कि अपने आप, डार्विन कह रहे थे कि अपने आप नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। तो प्रपात कह रहे हैं कि नहीं, नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं होता। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता 9वां अध्याय 10वें में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, कि सब कुछ, सारी प्रकृति कृष्णा के कंट्रोल में है, कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। तो प्रोपात जी हर चीज पे क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी साइंस ने हमारे अंदर गलत भर दी है। और वो एनसीईआरटी में है ना, बिकॉज पूरा इंडिया एनसीईआरटी पढ़ता है, तो सब बिल्कुल एट द राइट ऑफ बिगनिंग कुमारम आचरत प्राज्ञो, बिल्कुल जब बच्चा छोटा सा होता है तभी के अंदर उसमें गलत चीजें भरनी शुरू हो जाती है। भगवान बोलते हैं कि सबको 5 साल से भक्ति करनी चाहिए, बट हो क्या रहा है, 5 साल से गलत चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है। और इतना स्ट्रोंग हो जाते हैं ये चीजें कि बच्चा फिर उसको शरणागति में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बचपन से उसे ऐसी चीजें पढ़ाई गई जो बिल्कुल अगेंस्ट है कॉमन सेंस के। उसके बाद प्रपात जी कह रहे हैं कि अगर लाइफ केमिकल से आई है, तो लाइफ को केमिकल लेबोरेटरी में क्यों नहीं बना लेते? मतलब एक अमीबा भी बना के दिखा दो। अमीबा भी चाहिए होता है अगर, तो बनाया ही नहीं जाता, कलेक्ट करा जाता है उसको कि अमीबा पे, अमीबा को ऑब्जर्व करेंगे, अमीबा ढूंढो, अमीबा का सैंपल लाते हैं। लाइफ लाइफ अगर बना सकते हैं वो, तो क्यों नहीं बना लेते? एंड दे ऑलवेज से, जब से नोबेल प्राइज बनाए तब से वो बोल रहे हैं कि सून हम लाइफ बना देंगे। बट क्या जीवन को बनाया जा सकता है? अगर लाइफ सिर्फ केमिकल्स है, वो सोल तो दूर की बात है, समझ, बनाना तो दूर की बात है, वो एक ह्यूमन बॉडी को समझ भी नहीं सकते कि इंसान का शरीर या फिर कोई भी जीव का शरीर काम कैसे कर रहा है। जितने भी रोबोट्स बनते हैं, वो एक एनिमल का, मैं बोलूँगा 1% भी काम नहीं कर पाते, बिकॉज एक एनिमल बहुत एडवांस्ड मशीन है। एक ह्यूमन बॉडी तो मोस्ट 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 एडवांस्ड मशीन है।
तो लाइफ तो वो बना नहीं सकते। लाइफ तो क्या, मशीन, एक अच्छी ह्यूमन जैसी मशीन नहीं बना सकते, एक एनिमल जैसी मशीन नहीं बना सकते। हाउ हाउ दे विल मेक लाइफ। और जो वो बोलते हैं कि हम फ्यूचर में बनाएंगे, वो सरासर झूठ है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बस उधार लेते रहते हैं, कहते हैं फ्यूचर में आपको चुकाऊंगा, कभी नहीं चुकाते। ये साइंस ऐसे ही है कि हम फ्यूचर में बनाएंगे लाइफ, ऐसा हो नहीं सकता। सो दिस इज द एवोल्यूशन थ्योरी। वेरी फेमस थ्योरी, बट बिल्कुल गलत थ्योरी है। तो प्रोपा जी ने इसको अच्छे से क्लियर करा है, अलग अलग रीजंस दिए हैं। कोई रीजन समराइज करना चाहेगा वन वन लाइन में? हम्म। ओके, कंचन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीड कर सकते हैं? रीड एक ही लाइन में माता जी, बस ब्रीफ करना है कि क्यों डार्विन थ्योरी गलत है। प्रभु जी, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया उससे मुझे ये समझ में आता है कि वो एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट वो सिस्टम कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि सिस्टम तो क्रिएट करने वाला कोई और ही है, उसको हाइड करके वो अपना सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। ओके। तो डार्विन ये भी कहता है, डॉक्टर सिंह डार्विन ये भी कहता है कि विभिन्न योनियां एक साथ नहीं रची गई, वरन उनका क्रमशः विकास हुआ है। तो वो डॉक्टर सिंह कह रहे हैं कि डार्विन ने कहा है कि जितनी भी योनियां हैं वो एक साथ नहीं आई हैं, वो कहीं ना कहीं। ठीक है, थैंक यू माता जी। गीता माता जी। प्रभु जी, सिर्फ एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो केमिकल से नहीं बना है। अगर मनुष्य जीवन केमिकल से बना होता तो आज हम लोगों ने जीव को लेबोरेटरीज में उत्पन्न कर लिया होता। तो दिस इज द टोटली डिनायल थिंग कि केमिकल से मनुष्य का शरीर नहीं बना है, जो ये कि डार्विन सिद्धांत कहता है, और प्रभुपाद जी इस बात को डिनाय करते हैं। यस, ठीक है। सो इसको याद रखना, कभी किसी के साथ डिस्कशन होता है तो थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट हो कि हम केमिकल नहीं है। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं। हम्म। जब हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं, हमारे सामने कोई प्रिय व्यक्ति आ जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। वहीं हम्म। अगर कोई अप्रिय व्यक्ति आ जाए तो हमें बहुत अंदर से बुरा भी फील होता है, यार क्यों देख लिया इसको। तो अगर हम केमिकल होते तो हमें ये कुछ होना ही नहीं चाहिए था। सामने भी केमिकल झगड़ा। केमिकल है, तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। तो बुरा क्यों लग रहा है? बिकॉज हम केमिकल नहीं है, हम एक सोल हैं। तो हमारी सोल को सामने वाले की सोल ने कुछ करा होगा, वो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है। तो हम एक सोल हैं। केमिकल होते तो सामने भी केमिकल है, तो केमिकल से क्या डरना, क्या बैर, और क्या ही मतलब, कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत प्रिय हो तो क्या ही प्रिय, केमिकल से कोई थोड़ा प्रिय बन जाता है, हम्म। राइट? तो वी आर नॉट केमिकल्स, वी आर सोल। सो अगर केमिकल होते, एक और रीजन भी देख सकते हैं कि कोई प्रिय व्यक्ति था हमारा जब वो जवान था, लेकिन जब वो थोड़ा बूढ़ा होने लगता है तब भी प्रिय ही रहता है। उसकी जवानी तो बॉडी तो बूढ़ी हो गई। अगर केमिकल होते तो हम बोलते यार आपका केमिकल तो अभी पुराना हो गया, नया केमिकल लेके आओ। राइट? तो वी आर नॉट दिस केमिकल, वी आर सोल। तो वी कैन रीड अहेड। सबको आई थिंक याद रहेगा, और भी एग्जांपल्स हैं इसके। भविष्य में। हरे कृष्णा। जी, हमारा कल का तो प्रभु जी हो नहीं पाया, रीड कर सकती हैं प्रभु जी। यस माता जी, आई कैन रीड। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं भविष्य में। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। अ, भविष्य में करंधर करंधर उनका अर्थात वैज्ञानिकों का कहना है कि हम जीव भविष्य में पैदा करेंगे।
श्रील प्रभुपाद जी, कौन सा भविष्य? जब भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जाता है तब वे वैज्ञानिक उत्तर देते हैं, हम लोग इसे भविष्य में करेंगे। भविष्य में क्यों? ये बकवास है। भविष्य चाहे कितना भी सुंदर हो, उस पर विश्वास मत करो। यदि वैज्ञानिक इतने उन्नत हैं तो उन्हें अभी प्रदर्शन करना चाहिए कि रसायनों से जीवन कैसे पैदा किया जा सकता है, अन्यथा उनकी प्रगति का क्या अर्थ? वे लोग बकवास कर रहे हैं करंदर। वे कहते हैं कि हम लोग जीवन पैदा करने के बिल्कुल निकट आ पहुंचे हैं। श्री प्रभुपाद जी, तो, वो तो वो तो एक ही बात को कहने का भिन्न तरीका है भिन्न तरीका है। भविष्य में वैज्ञानिकों को इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए कि जीवन के उद्गम के संबंध में अभी उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका ये दावा है उनका ये दावा है कि वे लोग शीघ्र ही रासायनिक क्रिया से जीवन के उद्गम को सिद्ध करेंगे। कुछ उस प्रकार की बात है जैसे किसी को पोस्ट डेटेड यानी आगामी तिथि के चेक से तिथि का एक चेक दूं, किंतु यथार्थ में मेरे पास धन नहीं हो, उस चेक का क्या मूल्य है? वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि उनका विज्ञान अद्भुत है, किंतु जब वास्तविक उदाहरण की मांग की जाती है तब वे लोग कहते हैं कि हम इसे भविष्य में देंगे। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास लाखों डॉलर हैं और जब आप मुझसे कुछ धन मांगते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं अभी आपको आगामी तिथि का एक चेक देता हूँ, एक बड़ा चेक देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी। हरे कृष्ण। ना, क्या ये ठीक है? यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप उत्तर देंगे। इस समय आप मुझे कम से $5 नकद दें ताकि मैं कुछ तो ठोस रूप में पा सकूं। इस प्रकार वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते, उस पर भी वे दावा कर रहे हैं कि जीवन रसायनों से उत्पन्न हुआ है। ये क्या बकवास है? क्या कोई इस संबंध में प्रश्न नहीं उठाता? करंधर, वे कहते हैं कि जीवन रासायनिक नियमों से उत्पन्न हुआ है। श्री प्रभुपाद जी, जैसे ही कहीं कोई विधि या विधान होता है तत्काल हमें ये सोचना चाहिए कि किसी न किसी ने इसे बनाया होगा। अपने तथाकथित अपने तथाकथित इतने विकास के बावजूद वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते हैं। वे वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सिंह, उनका कहना है कि अपने अंतिम विश्लेषण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ से निकली है। जीवित पदार्थ जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है। श्री प्रभुपाद जी, तो जीवित पदार्थ कहाँ से आ रहा है? क्या वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भूतकाल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, किंतु अब वैसा नहीं है? चींटी आज कहाँ से उत्पन्न हो रही है? क्या वो दूध से पैदा हो रही है? खोई हुई कड़ी। डॉक्टर सिंह, यस, थैंक यू। वास्तव में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इन्हीं नोबल ल्यूटरेट, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी मैन्स या फिलोसोफर्स, सूडो फिलोसोफर्स, इनसे पूछो कि सूडो साइंटिस्ट फिलोसोफर्स बोले अगर इन अ करेक्ट टर्म्स, इनसे पूछो कि आप अगर बोलते हो कि जीवन केमिकल से आया है तो आप थोड़ा एक सैंपल दिखा दो। तो ये साइंटिस्ट हमेशा क्या उत्तर देते हैं कि हम कब दिखाएंगे? भविष्य में, फ्यूचर फ्यूचर में, में। भविष्य में। भविष्य में दिखाएंगे आपको। तो प्रपात जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। प्रपात जी कह रहे हैं कि अगर आप भविष्य में दिखाओगे तो अभी कैसे क्लेम कर सकते हो? आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा किसी चीज़ का।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास 5, प्रभात जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन मैं चेक आपको फ्यूचर का दूंगा, तो नहीं, आप $5 तो दो। मिलियंस तो ठीक है, आप $5 तो दो, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो, घास बना के दिखा दो। प्रभात जी कह रहे हैं वो घास भी नहीं बना सकते। अगर आप घास को स्टडी करोगे ना, घास घास के अंदर ऐसे सेल्स हैं, जैसे एक गाड़ी के इंजन में, जो बहुत बड़ी गाड़ी होती है लाइक एंडेवेयर टाइप की, फॉर्च्यूनर, उसके इंजन में मेन एक एग्जॉस्ट होता है जिससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए इंजन को। तो जो घास को अगर आप स्टडी करोगे ना, तो घास के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा आए, ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर पाए अपना। तो घास बहुत एडवांस सेल होता है एक। तभी आप देखोगे घास बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, बाकी प्लांट्स अभी छोटे ही रह जाते हैं, बिकॉज घास के अंदर बूस्टर्स लगे हुए हैं, टर्बो बूस्टर्स। वो टर्बो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी CO2 देते हैं घास को, जैसे एक बड़ी गाड़ी में टर्बो बूस्टर्स लगा होता है कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन आए। तो प्रभात जी कह रहे हैं कि आप एक घास का तिनका नहीं बना सकते, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि जीवन जो है एक केमिकल से आया है? फिर प्रपात जी कह रहे हैं ठीक है, पास्ट में ठीक है जो हुआ, आप चलो पास्ट की बात मान ली हमने, चलो फ्यूचर की बात मान लिया, फ्यूचर में आप दिखा दोगे। प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट में जो भी जीवन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक चींटी कहाँ से जन्म लेती है? एक चींटी चींटी से ही जन्म लेती है। ट्रीटी से, यस। एक बिल्ली कहाँ से जन्म लेती है? एक बिल्ली से ही लेती है। एक गाय का बच्चा गाय से ही लेता है। खरगोश का बच्चा खरगोश से ही लेता है। एंड तो एक मनुष्य का बच्चा भी मनुष्य से ही लेता है। तो सारा जीवन कहाँ से आ रहा है? सारा जीवन जीवन से। से आ रहा है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम है जीवन का स्रोत जीवन। जीवन। जीवन आ रहा है, वो जीवन से ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक केमिकल रखा एक बाउल में और अगले दिन वहां पे जीवन आ गया। वो केमिकल ही रहेगा। उसका उसका तापमान के कारण हवा के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, उसका कलर बदल सकता है, बट उसमें जीवन नहीं आएगा। जीवन जीवन से ही आता है। तो यही प्रपात जी कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं बना सकते। फ्यूचर में आप कह रहे हो कि हम बना के दे देंगे, बट प्रेजेंटली अगर हम देखें और खुले दिमाग से सोचें और एक्सेप्ट करें इसको कि जीवन कहाँ से आ रहा है। अगर जीवन केमिकल से आ रहा होता, तो आज सब लोग अडॉप्शन क्यों करते हैं? अडॉप्शन कहीं और से बेबी लेते हैं। वो तो केमिकल से बना लेते कि नहीं, आप हम एक नया वर्जन का केमिकल लाएं, एक बहुत हेल्दी बच्चा बनाएंगे केमिकल से, वो अडॉप्ट करेंगे, नहीं ना। अडॉप्शन होता है तो कहीं से वो बेबी आया होता है। तो देखो, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। और जो भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम फ्यूचर में दे देंगे, वो बोगस है। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा में बोल रहे हैं उनको कि बोगस है। वो कह रहे हैं कि अभी बस एक लाइन और लिखी थी साइंटिस्ट ने कि बस बन गया है, बस थोड़ा सा रह रहा है। ये भी एक टाइम का है ना कि फ्यूचर में ही देंगे। तो इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे झूठे साइंटिस्ट पे। उनसे प्रूफ मांगना चाहिए, डरना नहीं चाहिए उनसे। सो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्र के अंदर कि गोलोक में तो सब चीज चेतन है, पढ़ते हैं ना हम, तो वो कृष्ण तो कर सकते हैं। इसका पॉइंट ये है कि कैसे। चेतन अचेतन को बदल सकते हैं। और जो गोलोक की बात है माता जी, वो सब राधा रानी का एक्सपेंशन है, और वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ रसास है। तो वो सोल ही है, वो सोल लेवल पे है, तो उसका डिस्कशन थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अ, गोलोक यानी कि वृंदावन का डिस्कशन, कि वो वृंदावन का तत्व क्या है, वो डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अभी हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये रहता है ना कि तीन सबसे पहले हमें ये जानना है हम कौन है, ये भौतिक संसार क्या है, और भगवान क्या है। तो वो थर्ड स्टेप में आता है। तो अभी हम इस संसार को जान रहे हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। दो हैंड रेज्ड हैं। अलका माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तो फिर जैसे यहाँ पर डॉक्टर सिंह ने बोला कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो निष्कर्ष है कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ से निकली है, जीवित पदार्थ जड़ पदार्थ से पैदा। तो ये किस बेस पर उन्होंने बोला है? कुछ तो उन्होंने उनके सामने होगा, मतलब क्या सोच के उन्होंने ये इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे हैं? कोई एग्जाम्पल? क्योंकि हम तो जो देख रहे हैं वो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने क्या सोचा होगा उस समय जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी? यस, तो ये पाश्चात्य देशों के साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है। तो उनकी स्टेटमेंट, सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं। वो सोल पे विश्वास नहीं रखते, वो हर चीज़ को केमिकल सोचते हैं। तो उन्हें लगता है कि एनिमल को मारना भी कुछ नहीं है, केमिकल को बस काट ही रहे हैं हम। तो ऐसा करने से जो हृदय होता है वो काफ़ी कठोर हो जाता है, वो जान ही नहीं पाता कि एक सोल भी है किसी बॉडी में। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि वो बहुत दिल से कठोर हो गए हैं। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि एक सोल का साइज़ क्या होता है, 1/10,000 ऑफ अ टिप ऑफ अ हेयर। तो अगर हम देखें साइंटिस्ट की टर्म्स में, वो साइज बहुत ज़्यादा छोटा पड़ता है। जो साइंटिस्ट का स्केल है, आई थिंक पिकोमीटर तक जाता है, 10⁻⁻15 मीटर तक दे हैव द प्रिसीजन। लेकिन उससे नीचे नहीं है उनके पास अभी भी। तो वो सोल को कभी देख ही नहीं पाए, कभी जान नहीं पाए। इसलिए भी वो बोलते हैं कि सब केमिकल हैं। और अपनी भौतिक दृष्टि से वो किसी भी चीज़ को देखें, अगर लेट से किसी एनिमल को देखा, तो वो क्या करेंगे? एनिमल को देख के ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे इसके अंदर क्या है, काट देंगे। राइट, 9th क्लास में आई थिंक बायोलॉजी में एक फ्रॉग को शायद काट के भी दिखाते हैं, राइट? तो वो क्या यस। करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? उन्हें लगता है सब केमिकल है, इसको काट दो, तो उन्हें केमिकल ही मिलता है अंदर, सोल उन्हें दिखती नहीं है। तो इसलिए वो निष्कर्ष निकाल देते हैं सब केमिकल है। उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे प्रणाम, सारे भक्तों को सारे प्रणाम। प्रभु जी, एक मेरे दिमाग में जो ये IVF फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आया, एक्चुअली क्या है, वो तो लैब में ही वो फर्टिलाइज करके फिर वो इंजेक्ट करते हैं। तो मे बी साइंटिस्ट जो सोच रहे हैं कि बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन है, बट वो भी हम कैसे समझेंगे, मतलब ये जो IVF जो ट्रीटमेंट है। माता जी, जो आईवीएफ होता है उसके सब्सटेंस कहाँ से आते हैं, क्या लैब में बनते हैं? दोनों में, दोनों ऑफ कोर्स, बहुत समय मेल एंड फीमेल बेसिकली ना, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसका, एंड देन फिर। बट भागवतम में लिखा है जब भी फर्टिलाइजेशन होता है एक सोल असाइन होती है वहां पे। तो वो साइंटिस्ट देख नहीं पाते कि एक सोल भी आ रही है। भागवतम में लिखा हुआ है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है एक सोल असाइन होती है। जो भी बॉडी डेवलप होगी वो सोल उसमें रहेगी। तो सोल कब से आ जाती है एक बॉडी में? कितने टाइम पहले से आ जाती है? उसका अंदाज़ा भी नहीं है लोगों को कि वो कि कब उसमें जीवन आ गया। बट साइंटिस्ट नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें लगता है कि सब केमिकल है। अगर केमिकल है तो वो जो सब्सटेंस जो वो सोच रहे हैं कि ये मिक्स करने से लाइफ आ रही है, वो खुद क्यों नहीं बना लेते? वाई कैंट दे मेक इट देमसेल्फ? वो केमिकली भी खुद नहीं बना सकते इस प्रिसीजन पे। एंड दे क्लेम, मतलब बोलते तो हैं कि ये है, लेकिन वो फिजिकली समझ भी नहीं सकते। अगर वो बोलते हैं ना कि केमिकल है, तो जो भी बॉडी का केमिकल है वो उसको अभी 1% भी नहीं जानते एक बॉडी में कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। यस माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसमें ये भी तो जो नहीं है ना प्रभु जी, हम एक्सटर्नली उसको लैब में उसको करते हैं, लेकिन देर इज लाइफ, हम्म। है ना। जो मुझे जो लग रहा है, जस्ट ये डिस्कशन हुआ तो मेरे मन में ये आया अभी। तो लाइफ है, मतलब सोल आई है ना वहाँ पे। बोल क्या है, मतलब क्या एक्सटर्नली और क्या प्रभु जी, ये थोड़ा से मुझे समझने में थोड़ा परे है मेरे नहीं, वो अभी। तो सोल आता है ना, मत जो वो भागवतम में पढ़ते हैं कि वो फूड ग्रेन्स में आता है, थ्रू रेन्स आता है, तो जब हाँ, मेल खाता है तो दैट टाइम ही एंटर हो गया वो तो मेल बॉडी में, हाँ, राइट। अभी से
ठीक है, बहुत सारे हैंड रेज हो गए हैं, सो सुनंदा माता जी। रामेश्वर प्रभु भी कुछ कह रहे थे, उनका हैंड रेज नहीं है। सारे प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं इस पर जो भी माता जी उषा माता जी कह रही थी, स्पर्म और ओवम की मिलने की बात कह रही थी, तो वो आया तो जीवित से ही है ना माता जी, किसी ने बनाया तो नहीं ना उसको। मैं ये कहना चाह रही थी। यस। आईवीएफ की जो बात कर रहे थे, तो उसमें जो बता रहे थे कि बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, तो जो स्पर्म और ओवम लिया है, वो तो शरीर में ही बना, जीवित शरीर में बना, तब लिया से गया बना ना। और एक्सटर्नली कंबाइन किया, वो तो मैंने इन द लैब में तो कंबाइन हुआ ना। हाँ अच्छा। किया नहीं उसको, लेकिन जीव केमिकल तो बाहर पहले नहीं जीवन बन से सकता, आया वो ना। जो केमिकल वो हाँ। तो अंदर ही बॉडी की वो जीव ही है बेसिकली। इस अच्छा तो माता जी पीछे इन्होंने डिस्कशंस बहुत दिखाया था कि लंबे देव जा शरीर सकते में। हैं, इस पे डिस्कशंस बहुत लंबे जा सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग इसको क्लोज करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली जो माता जी बोल रहे हैं ना, एक्चुअली फर्टिलाइज, एक्चुअली ये तो हमारा ह्यूमन बॉडी से आता है। एक्चुअली ये टू मोर हार्मोन से आता है, एक हार्मोन ईटाणु और एक हार्मोन शुक्राणु रहता है। उसके कॉम्बिनेशन से ये फर्टिलाइज होता है, बट ये तो हमारा ह्यूमन से ही आता है ना। तो ये जो टू मतलब हार्मोन है हमारा प्रकृति से आता है, जो हमारा मतलब प्रकृति देता है ईटाणु और शुक्राणु से कॉम्बिनेशन से ये फर्टिलाइज होता है। तो ये सोल ही है ना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। होप दिस इज नॉट अ क्लास नाउ। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दिस इज नॉट अ बायोलॉजी क्लास। ओके, यस माता जी। प्रभु जी बस मुझे थोड़ा सा ये डिस्कस करना था। इसमें एक लाइन है कि प्रत्येक वस्तु को अगर जीवित पदार्थ जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, जैसे हमारा जो सोल है, तो इसमें जड़ पदार्थ मतलब जो हो गया अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और पानी से, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि जड़ पदार्थ पहले आया, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, पानी पहले आया है, सोल बाद में आई है। मुझे इस लाइन का मीनिंग थोड़ा सा मतलब डाउटफुल लगा, इसलिए मैंने आपसे करना। यस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भागवतम में आता है कि कोई भी बॉडी कब डेवलप होती है, जब उसके अंदर सोल आ जाती है। डेवलपमेंट तो तभी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो कब बड़ा हो रहा है, उसके दांत गिर रहे हैं, नए आ रहे हैं, बॉडी बड़ी हो रही है, वो क्यों हो रही है? उसके अंदर एक सोल है। अगर वही सोल चली जाएगी तो वो बच्चा मृत हो जाएगा, उसकी बॉडी अब सड़ने लगेगी। तो देयर कोई भी बॉडी डेवलप होती है, इवन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो किस लिए डेवलप हो रहा है, को कौन क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक सोल आ चुकी है, इसलिए वो डेवलप हो रहा है। तो भी भागवतम में आता है कि पहले सोल आती है, उसके कारण डेवलपमेंट होता है। अब भगवान ने इस तरह से बनाया है कि जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो जो भी नेसेसरी भौतिक चीजें हैं, वो उनको अवेलेबल हो जाती है माँ के गर्भ में, कि वो और डेवलप होए। बट उसका सोच जो है वो एक सोल ही है। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, एक सेकंड। प्रभु जी एक सेकंड। प्रभु जी जैसे मतलब पहले हमारी सोल आएगी, तभी तो ये इन सारी चीजों से मतलब उसको कवर होगा। तो पहले तो सोल हुई ना, प्रायोरिटी तो सोल को दी जाएगी ना, जड़ पदार्थ बाद में हुए ना। यस। तो पर उसके साथ साथ प्रभु जी, जब हमारा जी सोल के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार, वो अलग हो गया ना, वो तो सोल के साथ ही मतलब सोल का ही पार्ट है। यस। बट जड़ पदार्थ में अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और पानी आएगा, जो कि पहले सोल आ जाएगी, फिर बाद में वो भौतिक तत्वों से बनेगा। यस। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। नीलम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सुनने के लिए हाथ रेज किया हुआ है। रीडिंग के लिए आज कर रहे हैं कि तो हो गया है, कितना बड़ा है आगे? एक सेकेंड, मे भी कल ही करते हैं। ठीक प्रभु जी। तो आज समराइज करते हैं कि हमने डार्विन थ्योरी को पढ़ा। डार्विन थ्योरी बोलती है कि सब लोग एक ही चीज से बने हैं। मतलब सबसे पहले एक सेल आया, सेल से एक दूसरी स्पीसीज आई, धीरे धीरे करके इंसान तक बन गए, बंदर भी आए। और हमने देखा कि वो गलत है। अगर बंदर अभी भी हैं, इंसान भी हैं, तो बंदर के बीच वाले लोग कहाँ हैं अभी, अगर ऐसा है तो?
फिर डार्विन कह रहा था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन हम देखते हैं कि सब हैं। तो एक्चुअली में भगवान ने सारी 84 लाख योनियां डिजाइन कर दी अलग अलग गुणों के लिए। क्यों डिजाइन करी 84 लाख? प्रपात जी समझाते हैं। गुणों के हिसाब से 84 लाख बनाई गई। गुण मतलब हमारी इच्छाएं। किसी की इच्छाएं बहुत उच्च इच्छाएं होती हैं, तो भगवान उसको अच्छी योनि देते हैं। किसी के अगर विचार बहुत अच्छे हैं, तो भगवान हो सकता है नेक्स्ट जीवन में उसको एक ब्राह्मण का शरीर देंगे, ताकि वो और अपनी इच्छाओं को डेवलप कर पाए। अब किसी के विचार ही खराब है, कोई मांस खाना चाहता है, तो भगवान कहेंगे इसको मांस खाना है, तो इसको अच्छे से इसकी हेल्प करते हैं, तो इसको टाइगर बना देते हैं, अच्छे से मांस खाएगा। तो ये सब 84 लाख योनियां किस लिए बनाई हैं? हमारे सोल के विचार अलग अलग थे, हमारे मन बुद्धि अहंकार अलग अलग लेवल पे गुणों से प्रभावित था, इसलिए 84 लाख बनाए हैं। पहले 84 लाख नहीं थे, पहले सोल में डिविजन्स आया। हमने डिस्कस करा था ना, मन, मन से बुद्धि, सॉरी, अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, और फिर 5। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ना कि नीचे से ऊपर। इसीलिए 84 लाख बनाए गए। और अगला हमने डिस्कस करा, साइंटिस्ट बोलते हैं हम फ्यूचर में बना देंगे केमिकल से लाइफ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। फ्यूचर में क्यों? अभी देख लो कहाँ से जीवन आ रहा है। प्रैक्टिकल रह के अगर हम देखें तो जीवन जीवन से ही आ रहा है। तो इसीलिए जीवन का स्रोत जीवन। इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जगदीश्वर स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।